टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एक कहानी यह बी एन टुडे। तो देखो यहाँ पर अब तक क्या है, मनु कह रहे थे कि वे किस तरह से स्वतंत्रता की आंदोलन में कूद पड़े थे। तो देखिए आगे क्या होता है करके। यश कामना बल्कि कहो कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरिता यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाए। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे, यश कामना मतलब सक्सेस को इच्छा करना, बल्कि कहो कि यश लिप्सा, या उससे भी बेहतर वर्ड है यश लिप्सा मतलब हमेशा सक्सेस की ओर दौड़ने वाले पिताजी जो थे वो उनकी बहुत बड़ी दुर्बलता था। कि क्या दुर्बलता, हमेशा सक्सेस के पीछे भागने का, और उनके जीवन का धुरी मतलब मकसद, ताकि सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बने और जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो जाए, उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको प्रतिष्ठा मिले और उनकी जो लेवल है वो बढ़ता जाए। इसके चलते ही मैं 1-2 बार उनके कोप से बच गई थी, मतलब उनकी गुस्से से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था पिताजी को कि आकर मिले और बताए कि मेरी एक्टिविटीज, गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज, मेरी एक्टिविटीज जो है उसके कारण से मेरे अगेंस्ट में अनुशासनात्मक कार्यवाही करके बोल रहे, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना ली जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी जो है वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अरे ये लड़की तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं अब वहां पर जाके क्या क्या सुनना पड़ेगा। 4 बच्चे इससे पहले भी पढ़कर गए लेकिन किसी ने ऐसे दिन नहीं दिखाए थे। गुस्से से बनाते हुए मतलब आग बबूला होना करके जो बोलते, बहुत गुस्से में आना, वैसे गुस्से में आकर ही वे गए थे। लौटकर क्या होगा इसका अंजाम तो पता था, इसलिए मैंने क्या किया, माँ को बता के एक सहेली के यहाँ पर जाके बैठ गई थी। माँ से कह के गई थी कि जब पिताजी आएंगे उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आकर मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ आकर बुलाई और कहने लगी तो वे तो खुश है और तुम चलो घर, तो मुझे क्या है वहाँ पर भरोसा करना नहीं हुआ। घर गई, वो भी क्या है डरते डरते गई घर को। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी कि बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगते हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो देखो पिताजी क्या कर रहे, अरे सारे कॉलेज की लड़कियों पर तुम लोगों का इतना रोब जमा बैठा हुआ है, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के कारण से इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत ही परेशान थी और वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें घर में बिठा लूं, क्योंकि वे लोग तो किसी तरह से डरा धमका कर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में भेजते हैं और तुम लोगों की एक इशारे पे स्टूडेंट सभी लोग बाहर आ जाते क्लासरूम से और मैदान में इकट्ठे होकर नारे लगाने लगते हैं।
तुम लोगों के मारे उन लोगों को कॉलेज चलाना जो है वो मुश्किल का काम हो चुका है। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। देखो क्या करे, कहा वो पिताजी जो जाते समय मुंह दिखाने के लिए भी डर रहे थे, और कहा वो पिताजी कि वहां पर कहकर आए थे कि ये जो आवाज है ये पूरे देश की आवाज है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? देखो क्या कर रहे, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है कि नहीं? स्वतंत्रता संग्राम उस समय में जहां पर कोने कोने से हर गांव गली से लोग उमड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई में, तो उन्हें कोई उतनी आसानी से कैसे रोक सकता है? बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर वह हकीकत थी। देखो बहुत ही गदगदित आवाज में, मतलब आंखें भर आए हो ऐसे एक आवाज में पिताजी ये सब सुनाते रहे थे और मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। मेरे आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैं ना मेरे कानों पर, लेकिन ये जो है ये तो रियलिटी था। ये एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपाट पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायती दाकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? देखो और एक इंसिडेंस बता रहे जहां पर आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। तुम लोगों को पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस डाले गए थे और उसके सोल्जर्स को अरेस्ट करके अंदर डाला गया था। तो उसके ऊपर केस चल रहा था। तो सभी कॉलेज स्कूल दुकानों में हड़ताल का आह्वान मतलब इनवाइट किया गया था। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वहां पर छात्रों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जाकर उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए बुलाता था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग स्टूडेंट्स ग्रुप जो है वो चौपाट करके बोले। चौपाट मतलब मेन मार्केट एरिया जो होता है, मार्केट एरिया में जो सर्कल रहता है ना, उस सर्कल को चौपाट करके बोलते हैं। तो वहां पर इकट्ठे हुए और बहुत धूमधाम से भाषणबाजी शुरू हुई। इसी बीच में पिताजी के एक अच्छे से मित्र जो हमेशा शहर में जो होता है उसको आके पिताजी को बोलते थे, दाकियानुसी मित्र करके बोले, मतलब पोस्टमैन का काम करने वाला मित्र जो है वे घर आकर पिताजी को बहुत ही डांटा था। अरे उस मन्नू की तो दिमाग खराब हो गया है। पर भंडारी जी आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? ठीक है आपने तो लड़कियों को आज़ादी दे रखी है, पर आप देख रहे हो क्या कि वो कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुई हुड़दंग मचाती हुई गलियों में फिर रही है। हमारे आपके घरों के लिए लड़कियों का ये शोभा नहीं देता है। यह सब अच्छा नहीं लगता है। कोई मान मर्यादा की बात, इज्जत आबरू की बात कुछ आप सोचे है क्या? या वो सब आपने छोड़ दिया है क्या करके पूछे थे। तो देखो वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर तू करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो देखो वो आदमी तो क्या है, आग लगाकर चले गए घर में, लेकिन पिताजी क्या है, दिन भर गुस्से में खामते रहे। बस अभी यही रह गया कि लोग घर पर आकर तू करके जाए। बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकलना करके बोल रहे थे पिताजी। तो देखो इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं
अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो देखो क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से बेखबर मैं जब शाम को घर लौटी तो पिताजी के बहुत ही खास मित्र, बेहद अंतरंग मित्र करके बोले, मतलब बहुत ही खास मित्रों में से एक, और उतना ही नहीं, अजमेर के सबसे सम्मानित आदमी, प्रतिष्ठित आदमी डॉक्टर अंबालाल जी जो है वे घर पर आकर बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी, मतलब बहुत ही ऊंचे आवाज में कह रहे थे, स्वागत किए मुझे। आओ मन्नू करके बुलाए। मैं तो चौपड़ में सर्कल में जो तुम्हारा भाषण हुआ उसे सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने के लिए चला आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू करके बोले। क्या तुम घर में घुसे घुसे रहते हो भंडारी जी करके पिताजी से बोल रहे। घर से निकला भी करो करके बोले। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, मतलब बहुत जोशी से मेरे तारीफ करने लगे, मनु भंडारी जी का तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरा जो है वो खुशी के मारे धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था, प्राउडनेस में बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर वाली जो कहानी बताई तो मैं क्या राहत की सांस ले पाई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाने ही इसके मूल में रहा हो। तो देखो क्या करे, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, मतलब अपने पास्ट सेंस के बारे में सोचती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या तो उस समय मेरा उम्र रहा होगा और क्या भाषण मैंने किया होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर निकला था। या नहीं तो ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों तरफ से उमड़ती हुई आ रही भीड़ में बीच में खड़े होकर सर्कल में इस तरह से धुआंधार से बोलते चले जा रही थी, वो भी इसका कारण रहा होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विधियों के बीच जीते थे वे। तो देखो क्या करे, पर मेरे पिताजी कितनी तरह के अंतर्विधियाँ मतलब इंटरनल थिंकिंग, जो अंदर से ही सोचते, अलग अलग तरह के सोच रखते हैं, कितनी तरह के सोच रहे होंगे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। देखो क्या करे, एक और कुछ स्पेशल बनना चाहते, कुछ स्पेशल बनाना चाहते किसी को, तो दूसरी तरफ क्या है, अपनी सामाजिक कंट्रोल्स जो है, सामाजिक छवि करके बोले, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सोसाइटी के साथ, उसको भी वे छोड़ना नहीं चाहते, उसको भी लय में रखना चाहते हैं। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो देखो क्या कह रहे, पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को पता नहीं था क्या कि सोसाइटी के बारे में सोचते तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बनता। अब कुछ खास बनना चाहते हैं तो सोसाइटी के बारे में सोच नहीं सकते। ये क्या पिताजी को पता नहीं था क्या करके बोल रहे हैं। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचाए, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लास बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। तो देखो लास्ट में आगे सन 1947 का मई का महीना,
उस समय शीला अग्रवाल जो थे उनको कॉलेज वालों ने नोटिस दे दिया कि आप काम पे मत आओ, क्योंकि आपने लड़कियों को भड़काया है और कॉलेज का डिसिप्लिन जो है, अनुशासन, उसको बिगाड़ने का काम किया है। इसी आरोप में आपको निकाल रहे करके बोल दिए। इस बात के ऊपर हम लोग झगड़ा ना करें, हुड़दंग ना मचाए, इसलिए क्या हुआ, जुलाई के महीने में जो थर्ड ईयर शुरू होने का था उसको बंद कर दिए। थर्ड ईयर का क्लासेस को बंद करके हम 2-3 छात्राओं का कॉलेज में प्रवेश ही निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी हम इतना मचाए कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। देखो, हुड़दंग तो हम लोग बाहर रख के भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को आखिर हम लोगों के सामने हार मानना पड़ा और अगस्त में थर्ड ईयर का क्लासेस शुरू करना पड़ा। जीत की खुशी तो थी, पर सामने इससे भी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित, बहुत दिनों से प्रतीक्षा करती हुई जो खुशी थी वो सामने आके खड़ी हो गई। तो हमारी जो खुशी थी वो कमजोर हो गई। कौन सी थी खुशी? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। क्या है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि? भारत की आज़ादी, 15 अगस्त 1947।